प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। और जो 9th क्लास का जो पहला पार्ट है आपके हिस्ट्री का, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने तैयार करके आपके पास भेजा था। और वो आपने पहला पार्ट दूसरा पार्ट सुना होगा, समझा होगा। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा और आपने जो कुछ सुना उसे याद भी कर लिया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नोटबुक आप अपने हाथ में रखें, पेन हाथ में रखें। और क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पहला पार्ट या दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें ताकि पूरा पार्ट समझ में आ जाए। आज जो मैं कर रहा हूँ वो तीसरा पार्ट आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो पहले और दूसरे पार्ट को आप जरूर देखें। तो तीसरे पार्ट को हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा पहले मैं बैक में जाऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं। हमने छोड़ा था फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पर छोड़ा था, क्योंकि हमने बताया था कि भाई फ्रांसीसी क्रांति के मेन रीजन क्या थे। और मैंने बहुत सारे कारण फ्रांसीसी क्रांति के बताए थे, जैसे कि भाई राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और आपका तात्कालिक कारण, दार्शनिकों का योगदान। लेकिन इन कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसने इस क्रांति को भड़काने में या आग में घी डालने का काम किया था, वो सबसे ज्यादा जो कारण रहा है, मेन कारण रहा है, वो आर्थिक कारण रहा है। आप ये सोच लीजिए कि भाई जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ज्यादातर किस बात के ऊपर होते हैं, किस बात को लेकर के होते हैं? वो होता है धन, यानी कि पैसे को लेकर। तो यही वजह थी कि जो फ्रांस था, फ्रांस का जो सरकारी राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो गया था। युद्धों में लंबे समय तक युद्ध करता रहा फ्रांस, जैसे इंग्लैंड के साथ युद्ध किया, सप्तवर्षीय युद्ध लुई 15वें के शासनकाल में। और इस तरह से जो लुई 16वां था, जो 1774 में फ्रांस का सम्राट बना था, लुई 15वां और लुई 16वां ये दोनों ही अयोग्य शासक थे। और इनके शासनकाल में अफरा तफरी का माहौल रहा, जो फ्रांस है वो युद्धों में उलझा रहा। लुई 16वां और लुई 16वें की जो पत्नी थी वो भी अनाप शनाप पैसा अपने ऊपर ऐशोआराम पर खर्च करती थी। राजमहल में रहते थे, जो वर्साय का महल था उसमें वो अपना वहां रहते थे। और जो आम आदमी था, यानी कि आम जो पब्लिक थी, उसके उन्हें कोई लेना देना नहीं था। वो बिल्कुल कटे हुए थे। जमीनी हकीकत का उन दोनों को, राजा को कोई पता नहीं था। तो ये इस तरह से देखिए, जब युद्ध चल रहा था 1789 में ये जो क्रांति हुई थी, क्रांति के बाद वहां की जो भीड़ है बास्टील के उस पर किले पर चढ़ गई, उसका नाश कर दिया। उत्तेजित भीड़ ने अंदर घुस गई और जो कैदी थे, 7 कैदी थे, उनको छुड़ा दिया। और जो वहां का जेल का जो कमांडर था उसको मार दिया उत्तेजित भीड़ ने। तो इस तरह से ये इसका वो कारण बना, यहीं से क्रांति भड़की। और क्रांति के बाद 1789 में ही जो लुई 16वां था उसको पकड़ लिया गया, भीड़ ने उसको पकड़ लिया और उसे पकड़ करके एक संविधान लिखने के लिए कहा गया कि भाई तू अब तक तो तेरी चल ली। भीड़ ने उससे कहा लुई 16वां से कि अब तक तेरी तानाशाही चल ली और अब जैसा हम कहेंगे वैसा करेगा। तो संविधान लिखने के लिए कहा गया और पकड़ करके उसको बैठा दिया गया। भीड़ ने उसे बैठा लिया लुई 16वें को। तो लुई 16वां देखिए राजा था और अब उसके हाथों से सत्ता निकल रही थी। सत्ता निकल रही थी तो भाई सत्ता निकल रही है तो कुछ ना कुछ तो राजा करेगा, हाथ पैर मारेगा। वो ये भी सोचता है कि भाई भीड़ मुझे मार भी तो सकती है, भाई भीड़ का क्या पता चले, मार भी तो सकती है। तो वो चुपचाप उसके जो पड़ोसी देश थे, जैसे कि भाई पिरसा है, ऑस्ट्रिया है, उससे उसने मदद मांगी कि भाई इस तरह इस वक्त मैं बहुत बड़े संकट में हूं और हमारे देश की जनता ने चढ़ाई कर दी है और वो मुझे मार भी सकते हैं, मेरी जान बचाओ। और जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया जो देश था, ऑस्ट्रिया तो भाई जो लुई 16वां था उसकी ससुराल थी, क्योंकि लुई 16वें की जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, वो ऑस्ट्रिया के राजा की बहन थी। तो
ऑस्ट्रिया लुई सोलवे की ससुराल थी और भाई ससुराल वालों ने सोचा कि भाई अब तो मेहमान की भाई रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो जान चली जाएगी। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया और प्रूसिया ने सोचा कि भाई हमें फ्रांस पर वहां की जनता को देखना चाहिए, युद्ध करना चाहिए फ्रांस के साथ। तो उनको पता चल गया, वहां की जनता को, फ्रांस की जनता को पता चल गया कि ये जो लुई 16वां है अब भी बाज नहीं आ रहा है। तो इस गुस्से में आकर के वो फ्रांस की जनता ने, यानी कि हालांकि न्यायालय ने उसको दोषी साबित कर दिया और 21 जनवरी 1793 को वहां की जनता ने सामूहिक रूप से लुई 16वें को फांसी पर चढ़ा दिया गया, यानी कि उसे फांसी दे दी गई 21 जनवरी 1793। अब क्रांति के बाद क्या हुआ, लगभग क्रांति समाप्त हो गई। हालांकि क्रांति के बाद कुछ अच्छे भी परिणाम निकले, और क्रांति के बाद कहने का मतलब ये है, ये जो क्रांति आपकी 1789 से 1799 तक चली थी वैसे, और क्रांति के बाद भी पूरे फ्रांस में अराजकता का माहौल रहा। भाई अब क्रांति के बाद देखिए गणतंत्र की स्थापना हुई, निरंकुश शासन का अंत हो गया, राजतंत्र का अंत हो गया जो बहुत समय पहले से चला रहा था। तो अब गणतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन गणतंत्र की स्थापना के बाद जैसे मिडिल क्लास आया था, वर्कर के सामने आ रहा था, हाशिए पर था मध्यम वर्ग, अब सत्ता उसके हाथों में आ गई। और वो जो निम्न जो वर्ग था, मध्यम वर्ग से नीचे का जो लोअर क्लासेस थी, उसके दिमाग में, और जो मध्यम वर्ग था जिसने इस क्रांति का नेतृत्व किया था, जैसे वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया। तो क्रांति के बाद इनके हाथों में सत्ता आ गई, और सत्ता आने के बाद इन्होंने जो कमजोर जैसे किसान थे, मजदूर थे, उन पर उनका मतलब उनकी उपेक्षा की। वह लड़ाई लड़ी थी समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और जो किसान थे उन्होंने लड़ाई लड़ी कि भाई हमारी जो दशा है वो सुधरे। तो इस तरह से क्रांति के बाद मध्यम वर्ग ने उनकी उपेक्षा की, और इसके बाद फिर आपकी जो इस जैकोबिन दल था, जैकोबिन दल उभर करके आया, और जैकोबिन दल का जो नेता था उसका नाम था रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसने, ये जैकोबिन दल का सदस्य था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ध्यान रखना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जैकोबिन दल का नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। इसने जैकोबिन दल का नेतृत्व किया, और जैकोबिन दल का जो नेता था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, ये भी एक प्रकार से उसने भी मतलब कोई वो नहीं किया इनके साथ न्याय, आम जनता के साथ। ये भी एक प्रकार से इसने भी अत्याचार करने शुरू कर दिए। इसने भी जो अपने ही जो आदमी थे या जैकोबिन दल के जो सदस्य थे, वो अगर इसके खिलाफ बोलते थे, आवाज उठाते थे रॉब्सपियर के खिलाफ, तो रॉब्सपियर के खिलाफ जो आवाज उठाता था उसको भी मरवा देता था। तो ऐसा ही अत्याचारी था। तो इसका भी अंत आया लुई 16वें की तरह, और इसको भी आगे चल करके 1794 को इसे भी फांसी पर लटका दिया गया। इसका भी अंत हो गया रोबेस्पियर का। इसके बाद फिर डायरेक्टरी का शासन आया भाई 1794 के बाद। डायरेक्टरी का शासन भी अच्छा नहीं था, अफरा तफरी का माहौल था, और इसी बीच डायरेक्टरी का जब शासन था, अफरा तफरी का माहौल था, और जो गरीब किसान थे, मजदूर थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा था, वो भी खुश नहीं थे। जैसे कि उम्मीद थी भाई क्रांति से हमें सुख मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, समानता मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो डायरेक्टरी के शासन में भी अफरा तफरी का माहौल था, संतोष था। इस बीच एक फ्रांस का नौजवान सैनिक था, नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन उभर करके सामने आ रहा था। उसने भाई एजुकेशन ली थी फ्रांस में और मिलिट्री की, तो वो गुण, उसमें सारे गुण थे भाई, सेना का नेतृत्व कैसे किया जाता है, किस तरह से लड़ाई जीती जाती है।
तो नेपोलियन जो था सैनिक था ये, और ये एक शक्तिशाली मतलब सैनिक उभर करके सामने आ रहा था। आगे चल करके ऐसे माहौल में जो तृतीय स्टेट था या जो निम्न वर्ग था, लोअर क्लास जो थी, उसने उससे कह दिया कि भाई तू ही फ्रांस का शासक रहेगा, सम्राट रहेगा, और तू ही सत्ता संभाल। तो इस तरह से डायरेक्टरी के शासन के बाद सत्ता किसके हाथों में आ गई? नेपोलियन के हाथों में आ गई। नेपोलियन, हालांकि नेपोलियन भी तानाशाह था, लेकिन जो इससे पहले के 1789 में जो लुई 16वां था या लुई 15वां या लुई 14वां जो था, लुई 16वां तो अयोग्य था और तानाशाह भी था, लेकिन ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है ये उतना तानाशाह नहीं था। इसके शासन काल में कई सुधार हुए। नेपोलियन बोनापार्ट ने कई सुधार किए भाई, प्रशासनिक सुधार किए और आगे चल के आर्थिक सुधार किए। तो इस तरह से उसने फ्रांस को शक्तिशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब नेपोलियन बोनापार्ट के बाद हम बात करेंगे भाई, आपकी जो मेन इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भाई क्रांति के बाद क्या परिणाम निकले, रिजल्ट क्या निकले 1789 के, भाई क्या इफेक्ट्स पड़े, क्या परिणाम निकले। तो ये जो फ्रांस की क्रांति है ये विश्व की घटना थी, बहुत महत्वपूर्ण विश्व की घटना थी। पूरे विश्व पर इस क्रांति ने प्रभाव डाला, इसलिए इस क्रांति को विश्व क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व पर प्रभाव डाला, पूरे यूरोप पर, फ्रांस पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, जैसे इंग्लैंड पर प्रभाव पड़ा, यूरोप पर प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया इस क्रांति ने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना आई क्रांति के बाद। तो उससे प्रेरणा लेकर जो और यूरोप के अन्य देश थे जहां राजतंत्र था, उन्होंने भी प्रेरणा ली कि भाई हमें भी इन के खिलाफ या अपने शासकों के खिलाफ या राजतंत्र को समाप्त करने के लिए फ्रांस जैसी क्रांति करनी चाहिए। क्योंकि इस तरह से उन्होंने मतलब यूरोप के या इंग्लैंड ने, यूरोप के अन्य देशों ने फ्रांस की क्रांति से सबक लिया, वहां की जनता ने। तो इसके जो प्रभाव हैं या इसके जो परिणाम हैं, तो हम परिणाम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, आप नोट करें फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले हम जिक्र करेंगे, देखिए फ्रांस पर प्रभाव भी हुए, इंग्लैंड पर भी पड़े, पूरे यूरोप पर पड़े। तो पहले हम बताएंगे भाई फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़े। तो फ्रांस पर प्रभाव लिखिए, फ्रांस इफेक्ट ऑन फ्रांस। तो सब फ्रांस पर प्रभाव में भी सबसे पहला प्रभाव लिखिए आप, निरंकुश राजतंत्र का अंत। निरंकुश राजतंत्र का अंत। तो क्रांति के बाद क्या हुआ भाई, निरंकुश शासन जो चला रहा था भाई, उससे पहले जितने भी शासक हुए फ्रांस के वो सब निरंकुश थे। निरंकुश तुम जानते हो क्या होता है? निरंकुश राजा है, निरंकुश शासक। निरंकुश शासन किसे कहते हैं? निरंकुश राजा कौन होता है? जो स्वेच्छाचारी हो, जो अपनी मन मर्जी से शासन चलाए, जो जनता के सुख दुख की तरफ ध्यान ना दे। तो इस तरह से फ्रांस में निरंकुश शासन जो चला आ रहा था लुई 16वां फर्स्ट से लेकर के लुई 16 तक, तो वो जो निरंकुश राजतंत्र वो समाप्त हो गया। इसके बाद आप लिख सकते हैं गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना तो राजतंत्र का जो शासन है वो समाप्त हो गया और उसके स्थान पर अब गणतंत्र की स्थापना हुई। अब अगला जो पॉइंट है वो लिखेंगे आप, अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्थापना। अधिकारों एवं कर्तव्यों की स्थापना हुई। भाई अब तक 1789 से पहले वहां की जनता को, लोगों को, आम जनता को कोई अधिकार नहीं मिले थे। अधिकारों का हनन किया जा रहा था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं थी आम जनता को। तो इस तरह से 27 जुलाई 1789 को वहां मानव के अधिकारों की घोषणा की गई और 10 मौलिक अधिकार दिए गए वहां की जनता को। अगला है यूरोप का, अगला जो प्रभाव पड़ा, यूरोप का पहला लिखित संविधान। यूरोप का पहला लिखित संविधान, ये ध्यान रखना। देखिए वैसे तो भारत का
सबसे विशाल विस्तृत लिखित संविधान है। तो अब यूरोप का सबसे पहला लिखित संविधान कहां था? फ्रांस को मिला लिखित संविधान। संविधान मिलने के बाद क्या हुआ भाई? लोगों को समानता मिली, स्वतंत्रता मिली। जिस देश में संविधान नहीं होगा, क्योंकि जो पादरी थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, उन्होंने शुरू में संविधान सभा का विरोध किया था, संविधान का विरोध किया था, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे। तो संविधान बना, संविधान का निर्माण हुआ क्रांति के बाद। अगला पॉइंट लिखेंगे आप इसी में, निष्पक्ष न्याय प्रणाली। निष्पक्ष न्याय प्रणाली, ये भी फ्रांस, क्रांति के बाद फ्रांस पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा था। निष्पक्ष न्याय प्रणाली भाई, पहले गरीब अमीर के साथ भेदभाव किया जाता था, कानून के समक्ष समानता नहीं थी भाई। राजा जैसा कह देता था, राजा के मुख से लिखना हुआ हर शब्द कानून होता था। राजा चाहे तो किसी ने बड़ा अपराध किया है उसको माफ कर सकता था, यदि किसी व्यक्ति ने कोई छोटा अपराध किया है तो उसको वो बड़ी से बड़ी सजा दे सकता था। तो न्याय की दृष्टि में समानता नहीं थी। लेकिन क्रांति के बाद न्याय मिला लोगों को, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाने लगे, एक जैसा कानून पूरे देश में लागू हुआ, एक जैसे अपराध के अनुसार एक जैसी सजा पूरे देश में लागू की गई। भाई जैसा कोई व्यक्ति अपराध करेगा उस अपराध के अनुसार उस व्यक्ति को सजा दी जाएगी, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। अगला है मध्यम वर्ग को समाज में विशेष स्थान। लास्ट पॉइंट है, फ्रांस पर यह प्रभाव भी पड़ा कि मध्यम वर्ग को समाज में विशेष स्थान। भाई जैसे मिडिल क्लासेस थी, उसी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और क्रांति के बाद जैसे पादरी थे, कुलीन वर्ग के जो लोग थे, वो तो देश छोड़ करके भाग गए। उसके बाद फ्रांस का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? मध्यम वर्ग की, यानी कि मध्यम वर्ग जो था अब हाशिए पर आ गया, उसको पादरियों की तरह अब स्थान मिला, विशेष स्थान मिला मध्यम वर्ग के लोगों को। अब अगला जो है, जैसे फ्रांस पर ये प्रभाव हमने बता दिए भाई, राजतंत्र समाप्त हो गया, गणतंत्र की स्थापना हुई, संविधान बनाया और लोगों को मौलिक अधिकार मिले। तो अब हम बताएंगे तुम्हें इसके बाद इंग्लैंड पर प्रभाव, इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इंग्लैंड पर भी प्रभाव पड़े बच्चों, फ्रांस की तरह इंग्लैंड वहां का पड़ोसी देश है, तो उस पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक सी बात है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे आप, अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध या ब्रिटिश फ्रांसीसी युद्ध। तो अब देखिए, वर्चस्व की लड़ाई थी, नाक की लड़ाई थी। एक बात ये ध्यान रखना कि जो इंग्लैंड था उस समय शक्तिशाली देश था। शक्तिशाली देश कैसे था कि भाई उसकी कॉलोनीज थी, उसके उपनिवेश थे, एक नहीं कई देशों पर। जैसे भाई आजकल जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक शक्तिशाली देश है। अमेरिका की उस समय 13 जो बस्तियां थी, जो उपनिवेश थे, वो उसने ब्रिटेन ने 13 बस्तियों पर अधिकार कर रखा था। अमेरिका की 13 कॉलोनीज पर अधिकार कर रखा था, ये ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो अमेरिका ने भी स्वतंत्रता संग्राम किया था अपने 13 उपनिवेशों को आजादी दिलाने के लिए। तो इस तरह से फ्रांस और ब्रिटेन के बीच भी लगातार कई वर्ष तक युद्ध हुई। फ्रांस नहीं चाहता था, सॉरी इंग्लैंड नहीं चाहता था कि भाई फ्रांस के उपनिवेश ज्यादा से ज्यादा हो, मात्र कम थे, बहुत कम थे फ्रांस के। इंग्लैंड के ही सब, इंग्लैंड का भारत पर भी अधिकार कर रखा था, पूरे भारत पर लगभग इंग्लैंड ने। तो फ्रांस भी आया था उस समय। सबसे पहले भाई यूरोपीय देश थे, यूरोप में पुर्तगाली आए थे, सबसे पहले भारत में आए थे या नहीं आए थे? पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए हैं, डच के बाद फिर ये फ्रांसीसी आए और अंग्रेज तो लास्ट में आए। तो पुर्तगाली आए भारत में, ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद डच आए। डच कहां के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। हॉलैंड एक छोटा सा देश है। अब डचों ने पुर्तगालियों को भगा दिया कि भाई भारत में हम व्यापार करेंगे। उसके बाद कौन आ गए? फ्रांसीसी आ गए। फ्रांसीसियों ने किसको भगा दिया? डचों को भगा दिया। उसके बाद फिर अंग्रेज आए। अंग्रेज और फ्रांसीसी ये दोनों ही यानी कि शक्तिशाली थे और भारत के व्यापार पर अधिकार जमाना चाह रहे थे, दोनों की दोनों।
भाई अंग्रेज तो ये कह रहे थे कि भाई भारत पर हम व्यापार करेंगे, और फ्रांसीसी चाहते थे कि भाई भारत के व्यापार पर एकाधिकार हमारा होगा, हमारा। तो भारत के व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए इन दोनों शक्तियों में, यूरोपीय शक्तियों में, फ्रांस में और इंग्लैंड में लगातार 20 वर्ष तक युद्ध हुई। भारत में देखिए कहां के लोग, कहां इंग्लैंड और कहां फ्रांस, और लड़ कहां रहे हैं, भारत में आकर के लड़ रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है, भारत का। भाई अगर कोई आपके कोई मतलब दूसरा कोई पड़ो आपके सामने, आपके घर के सामने कोई आके लड़े, कहीं दूर का व्यक्ति आपस में लड़ पड़े, कहीं आपस में दूसरे व्यक्ति, तो जो कमजोर व्यक्ति होगा वो तो दरवाजा बंद कर लेगा कि भैया हमारे अंदर अपने आप चले जाएंगे लड़ करके, और जो थोड़ा सा शक्तिशाली होगा तो वो उनको भगा देगा कि भाई जहां के हो तुम वहीं जाओ, वहीं लड़ो, यहां लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के सामने यहां गाली गलौज करने की जरूरत नहीं, अपने घर जाओ, उधर लड़ो। तो यही हाल था भारत का। इंग्लैंड और फ्रांस के लोग भारत में लड़ रहे हैं भारत के व्यापार पर एकाधिकार जमाने के लिए, और भारत में ऐसा कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, कोई भी शक्तिशाली शासक नहीं था जो इन दोनों को रोक सके भारत में लड़ने से, इनसे ये कह सके कि भाई तुम जहां के हो वहीं जाकर के लड़ो, हमारे देश में लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे हमारे देश को नुकसान होता था। तो इस तरह से हमारे जो शासकों की कमजोरी की वजह से कह लीजिए या फूट की वजह से कह लीजिए, तो ये अंग्रेज भारत में सफल रहे, और हालांकि फ्रांसीसियों ने युद्ध किया, लेकिन इनको कर्नाटक के युद्ध बोलते हैं। भारत में 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, और लास्ट में फिर इन युद्धों में, कर्नाटक के युद्धों में अंग्रेज विजयी रहे, और फ्रांसीसियों को बेचारों को बोरिया बिस्तर बांध करके अपने देश फ्रांस वापस लौटना। आइए अब हम चलते हैं यूरोप में, यानी कि फ्रांस में और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ। जैसे कि मैं बता रहा था कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुए इस घटना की वजह से। भाई ये तो इस तरह से अगला जो प्रभाव है इंग्लैंड का, आगे लिखिए, आयरलैंड में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह। ये जो मैं इंग्लैंड की बता रहा हूं, इंग्लैंड में तो प्रभाव पड़ा ही, फ्रांस और इंग्लैंड में युद्ध हुआ, फिर आयरलैंड में विद्रोह हुआ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। आयरलैंड की जनता ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि इंग्लैंड की ने भी आयरलैंड में अपने उपनिवेश बसा रखे थे। उन्होंने आयरलैंड पर भी अधिकार कर रखा था, जिस तरह से अमेरिका पर अधिकार कर रखा। तो आयरलैंड की जनता ने अपने आप को, अपने उपनिवेश स्वतंत्र कराने के लिए किससे युद्ध किया? फ्रांस की बदौलत, यानी कि फ्रांस की देखा देखी उसने भी ब्रिटेन पर वो हमला किया, यानी आक्रमण किया। तो इस तरह से आयरलैंड ने साहित्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। वहां के जो लेखक थे यूरोप के, उन्होंने भी अपने देश की, यूरोप की स्थिति को सुधारने के लिए, यानी कि राजतंत्र समाप्त करने के लिए अनेक वहां के जो कवि थे, जो लेखक थे, उन्होंने सुंदर सुंदर लेख लिखे, पत्रिकाएं छपी। अब लास्ट है आपका यूरोप पर प्रभाव, यानी कि पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ा। यूरोप पर पूरे पर प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड और फ्रांस पर तो पड़ा ही पड़ा, पूरे यूरोप के और सारे देशों पर भी, देशों में भी राजतंत्र था। वहां के राजाओं को, शासकों को यह भय था कि यूरोप, फ्रांस की तरह कहीं हमारे देश की जनता भी न भड़क जाए। तो इस तरह से वहां की जनता ने सबक लिया, किसके? फ्रांस की क्रांति से, कि वहां स्वतंत्रता और समानता का जो नारा लगाया था, तो वहां यूरोप के जो देश थे, छोटे छोटे या बड़े बड़े, जहां राजतंत्र था, तो वहां की जनता ने भी सबक लिया। क्या लिया? कि भाई फ्रांस की जनता की तरह हमें भी राजतंत्र को समाप्त करने के लिए क्रांति करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ? क्रांतिकारी विचारों को कुचल दिया गया। जैसे कि ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिख, उसके नेतृत्व में जितने भी क्रांतिकारी थे यूरोप के, उनके विचारों को दबा दिया गया, क्रांति को दबा दिया गया। लेकिन प्रभाव हम कुल मिलाकर के ये कहेंगे कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो एक विश्व प्रसिद्ध घटना थी। इसको हम विश्व क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रांति का न केवल फ्रांस पर बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा।
पूरे विश्व की जनता ने इस क्रांति से सबक लिया। पूरे देश में, जैसे कि भाई वहां फ्रांस में जो संविधान बना था और उसमें संविधान में बात कही थी कि भाई स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा दिया था, वो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने उस हमारे देश के संविधान में जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में सबसे पहले जो स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व की बात कही है, वो फ्रांस के संविधान से ही ली गई है ये बातें। तो इस तरह से पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। अब हम मेन बात करेंगे प्यारे बच्चों कि भाई जो घटना घटी 1789 में फ्रांस की क्रांति के रूप में, उस क्रांति का क्या देन रही है, उस क्रांति की क्या देन रही है, यानी कि जो क्रांति हुई उसका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है, यानी कि उससे हमें क्या अधिकार मिले लोगों को फ्रांस की क्रांति से। तो फ्रांस की क्रांति ने लोगों को क्या अधिकार दिए? तो सबसे पहला अधिकार लिखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे कि अभी हमने जिक्र कर रहा था कि फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों को स्वतंत्रता मिली। भाई पहले केवल जो पादरी वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनको ही जन्म से विशेष अधिकार मिले थे, जन्म से, चाहे वो योग्य हो या न हो। बड़ी बड़ी सरकारी पदों पर, बड़े बड़े सरकारी पदों पर केवल पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों का ही अधिकार था। लेकिन क्रांति के बाद स्वतंत्रता मिली लोगों को। अब कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। भाई समानता नहीं थी पहले, क्रांति से पहले लोगों को न्याय नहीं मिलता था, महंगा न्याय था, और जो वहां के जज थे वो भी अयोग्य थे, कोई ज्यादा योग्य नहीं थे। न्याय करते समय वो भेदभाव करते थे आम जनता के साथ। तो इस तरह से अब कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान समझे जाने लगे। और तीसरा है राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना जागी लोगों के अंदर क्रांति के बाद कि भाई हमें अपने देश के प्रति कुछ कर गुजरने की तमन्ना होनी चाहिए। देश के प्रति प्रेम, कुछ कर गुजरने की तमन्ना लोगों के अंदर आई, राष्ट्रीयता की भावना जागृत आई। लोगों ने सोचा कि जब हम अब भाई हमारे देश पर कोई भी विपत्ति आएगी या कोई बाहरी देश आक्रमण करेगा, तो हमें उस देश से, यानी कि अपने दुश्मन से मिलकर के, यूनिटी से, एकता से मुकाबला करना चाहिए। तभी हम अपने देश को शक्तिशाली बना सकते हैं या अपने दुश्मन देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति की ये देन रही है कि भाई लोग और दूसरे देशों में भी राष्ट्रीयता की भावना आई। फ्रांस के अंदर तो आई लोगों के अंदर, और दूसरे देशों के अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना आई। और लास्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। भाई क्रांति के बाद जैसे कि पहले राजतंत्र था और अब लोकतंत्रात्मक आ गया, प्रजातंत्र आ गया, यानी कि अब जो वहां की सत्ता है जनता के हाथों में आ गई। जनता, जैसे कि भाई प्रजातंत्र होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, ऐसी आई। लेकिन कहने का मतलब यह है कि एक बात ध्यान रखना कि गणतंत्र में जो सत्ता होती है वो जनता के हाथों में होती है। तो क्रांति के बाद ये क्रांति की देन रही है, स्वतंत्रता, समानता और आपका ये राष्ट्रीयता की भावना, लोकतंत्रात्मक प्रणाली की स्थापना। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में प्यारे बच्चों आप याद करना, उसका उदय याद करना, और फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप फ्रांस पर प्रभाव, यानी कि इंग्लैंड पर प्रभाव, पूरे यूरोप पर प्रभाव, अलग अलग प्रभाव याद कर लेना। और फ्रांस की क्रांति की पूरे विश्व को क्या देन रही है, जैसे स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रीयता की भावना, ये आप पूरी तरह से याद करेंगे। और ये जो आपका पहला पार्ट है फ्रांसीसी क्रांति, ये मैंने आज तीसरा पार्ट है, इसे आप ढंग से सुनेंगे और आप थोड़ी सी मदद एनसीईआरटी बुक्स की भी लेंगे
तो आप एनसीईआरटी बुक्स में पहला पार्ट पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति वाला। इसे आप याद करेंगे, उसके पश्चात हम अगला पार्ट आपके सामने लेकर के आएंगे। आपने मेरी लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरी नमस्कार।